तो आज शुरू करते हैं हम क्या, लाइम। ठीक है, तो लाइम को पहले पढ़ लेते हैं, जैसे पेंट एंड वार्निश पढ़ा था। उसके बाद फिर हम इसके भी क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आपको ही करने हैं मोस्टली, जहां दिक्कत आएगी वह बताइएगा। तो देखो, पढ़ने पर यहाँ थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते हैं। जो कोई दिक्कत हो, अगर पढ़ाते टाइम भी अगर हो, तो आप मेरी बात समाप्त होने के बाद बोल दीजिएगा जो प्रॉब्लम हो। ठीक है, देखिए लाइम की अगर हम बात करें तो लाइम हम जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है, ये किसी की कंबाइंड फॉर्म में होता है। ठीक है ना, प्रकृति मुक्त अवस्था में मिलने न मिलने के ऐसे कई रीजन है। तो कैसे मिलता है, तो कहीं ना कहीं किसी कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक लाइम स्टोन को ले लेते हैं। डिफरेंट टाइप के लाइम के स्टोन होते हैं, और उनमें इंग्रेडिएंट के आधार पर हमारे कंटेंट डिसाइड करके हम लाइम प्राप्त करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा, मैंने प्योर लाइम स्टोन को ही लिया हुआ है। क्या लिया है, प्योर लाइम स्टोन। प्योर लाइम स्टोन की अगर मैं कोई फॉर्म लेता हूं, ये क्या आवाज कर रहा है, माइक कर रहा है ये। देखें, प्योर लाइम स्टोन का अगर हम क्या कर दें, कैल्सिनेशन करें। आप देखें, माइक आवाज क्यों कर रहा है, मोबाइल की वजह से है। देखें जरा, अब सीधी सी बात यह है कि प्योर लाइमस्टोन ही कब कैसे पता चलेगा हमको कि प्योर लाइमस्टोन है। तो यहीं से चीज डिसाइड हो जाती है कि प्योर लाइमस्टोन, अगर हमारा बात करने की प्योर लाइमस्टोन हम कब कहेंगे, तो उस कंडीशन देखें। यहीं पर हम एक टेस्ट कर लेते हैं, जिसका नाम होता है HCl टेस्ट। क्या करते हैं, HCl टेस्ट। इसको आप एसिड टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड टेस्ट। तो HCl टेस्ट, या इसको हम कहते हैं एसिड टेस्ट। तो जो आपके पास लाइमस्टोन है, आप ये पता लगाना चाहते हैं कि ये प्योर है या इम्प्योर है, तो उस कंडीशन में आप क्या करिए, उसका HCl टेस्ट कीजिए या फिर एसिड टेस्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कंपटीशन में कि HCl टेस्ट क्या काम करता है। तो HCl टेस्ट किसी भी लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो देखें जरा, HCl टेस्ट हमारा क्या करता है, किसी भी लाइमस्टोन में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि CaCO3 की क्या करता है, क्वांटिटी को डिसाइड करता है। क्वांटिटी ज्यादा है या कम है, एक आइडिया आपको दे देता है। क्योंकि HCl टेस्ट जो है, ये क्या है, एक तरीके का हमारा फील्ड टेस्ट है। क्या है, फील्ड टेस्ट। इस टेस्ट में हम करते क्या है, जैसे मैंने कहा कि प्रकृति में लाइम हमारा मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है, इसका मतलब ये कंबाइंड फॉर्म में है। अब कंबाइंड फॉर्म में अगर लाइम है, तो मुझे कहीं किसी कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा, तो मैं उसका कोई दूसरा प्रोसेस जैसे कैल्सिनेशन वगैरह अपनाऊंगा, तो मैं लाइम प्राप्त करूंगा। लेकिन मैं मिलने वाला जो लाइम होता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जला कैसे रहे हैं। जैसे आप प्योर लाइमस्टोन को जलाएंगे, तो प्योर लाइमस्टोन का अगर आपने कैल्सिनेशन किया, क्या किया, कैल्सिनेशन किया। तो कैल्सिनेशन क्या है, कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एयर के प्रेजेंस में क्या करते हैं, एयर के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन को रेड हॉट कर देते हैं। क्या करते हैं, रेड हॉट। तो ये टेम्परेचर हमारा कितना रखते हैं, 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब प्योर लाइमस्टोन को जलाऊंगा तो मुझे प्योर लाइम मिलेगा। क्या मिलेगा, प्योर लाइम हमको मिलने वाला है। तो प्योर लाइमस्टोन को मैंने जलाया तो प्योर लाइम मिलेगा। अब प्योर लाइम जब मिलेगा, तब उस कंडीशन में इसके साथ फिर डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट का हमारा जो भी इंग्रेडिएंट्स साथ निकलेंगे वो आएंगे हमारे। ठीक है, तो अब देखें, जो HCl टेस्ट है या एसिड टेस्ट है, ये सबसे पहले क्या कर रहा है, लाइमस्टोन में CaCO3 की क्वांटिटी को कैलकुलेट करता है। जब एक क्वांटिटी कैलकुलेट करता, मैंने कहा ये एक फील्ड टेस्ट है। तो फील्ड टेस्ट हम इसीलिए कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि जिस लाइम को हम जला रहे हैं, जिस लाइमस्टोन को जला रहे हैं, वो प्योर है या इम्प्योर है, या यूं कह सकते हैं कि उसमें CaCO3 की मात्रा ज्यादा है या कम है। जिस लाइमस्टोन में CaCO3 की मात्रा ज्यादा होगी, तो इम्प्योरिटी की वैल्यू कम होगी। इसका जस्ट उल्टा भी कह सकते हैं कि जिस लाइमस्टोन में हमारी CaCO3 की वैल्यू कम है, तो इम्प्योरिटी की वैल्यू ज्यादा है, तो वो इम्प्योर लाइमस्टोन कहलाएगा। अब इम्प्योर लाइमस्टोन को जलाएंगे तो हमारा कुछ और ही कुछ देखने को हमको मिलेगा। तो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इसमें हम 10 ml क्या करते हैं, 10 ml HCl कंसीडर कर लेते हैं, जिसका कंसंट्रेशन कितना हो, 50% कंसंट्रेशन के साथ। क्या करें, 50 mm कंसंट्रेशन के साथ हम क्या करते हैं, HCl टेस्ट HCl ले लें। और इसमें हम क्या करते हैं, एक चम्मच हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक चम्मच हम लाइम डाल देंगे। क्या डाल देंगे, लाइम क्रश करके उसको डाल देंगे। तो हम देखेंगे इसके अंदर एक्शन क्या हो रहा है। तो अगर हमने एक चम्मच लाइम डालने के बाद इसमें आप देखते हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं, तो आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक को अगर ओपन करते हैं तो आपको एक सरसराहट की आवाज आती है,
यानी उसके अंदर एक बुदबुदाहट आती है, बहुत तेजी के साथ बुलबुले निकल रहे होते हैं। सेम ऐसा ही अगर बहुत तेजी से हलचल अगर आप इस परखनली में देखें लाइमस्टोन का पाउडर डालने के बाद, तो मैं यहाँ कहूंगा हर हाई एफरवेसेंस, क्या करें, हाई एफरवेसेंस। हाई एफरवेसेंस अगर आप देख रहे हैं, हाई एफरवेसेंस मतलब है बहुत तेजी के साथ बुदबुदाहट होना या हलचल होना या झंझनाट होना। अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर हमारा CaCO3 का जो कंटेंट है वो उस लाइमस्टोन में ज्यादा है, तभी ऐसा हो रहा होगा। इसका यहाँ पर यूं कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ हमारा रेजिड्यू है, क्या है, अमाउंट ऑफ रेजिड्यू, तो रेजिड्यू का अमाउंट अगर हमारा कम है तो उस कंडीशन में हमारा CaCO3 की वैल्यू ज्यादा है। अगर इसका जस्ट उल्टा अगर आप देख रहे हैं, मतलब आपने लाइमस्टोन को फिर दोबारा वही क्या परखनली ली आपने और एसिड आपने डाल दी 50% कंसंट्रेट के साथ, 1 चम्मच हमने लाइम डाला और हमें ऐसा पता चला कि उसके अंदर लो एफरवेसेंस है। क्या है, लो एफरवेसेंस है, या यूं कहते हैं कि जो अमाउंट ऑफ रेजिड्यू है, रेजिड्यू की वैल्यू कैसी हमारी ज्यादा है, तब उस कंडीशन हम कहेंगे इस लाइमस्टोन में CaCO3 की मात्रा कैसी है, कम है। जब CaCO3 की मात्रा कम है तो इसका मतलब ये भी हो गया ये इम्प्योरिटी ज्यादा है, और इम्प्योरिटी ज्यादा है इसका मतलब उस लाइम को हम क्या कहेंगे, इम्प्योर लाइमस्टोन कहेंगे। सही है। तो सबसे पहले हम किस लाइम को जला रहे हैं ये तय तो कर लें कि किस लाइमस्टोन को जला रहे हैं, प्योर को या इम्प्योर को। तो हमने यहाँ HCl टेस्ट सबसे बढ़िया माध्यम है, इससे हम टेस्ट कर लें तब हमें पता चल जाएगा कौन सा लाइम हम जला रहे हैं। अब बात आई कि हम प्योर लाइमस्टोन को जला रहे हैं, कौन सा हो सकता है, जैसे कि हम बात करें कोरल, क्या बात करें, कोरल, या एक होता है सेल, क्या होता है, सेल, या एक होता है लाइम टूफास, क्या होता है, लाइम टूफास, या फिर एक हमारा होता है कौन सा, चौक, है ना। तो इनके अगर हम जलाते हैं तो ये सारी किसकी फॉर्म है, प्योर लाइमस्टोन की फॉर्म है, और उसमें प्योरेस्ट फॉर्म किसकी होती है, हमारी कोरल लाइम हमारा कैसा होता है, प्योरेस्ट फॉर्म हमें देता है। तो अगर इनको हम जलाएंगे तो प्योर लाइम मिलता है, और प्योर लाइम के साथ हमको क्या मिलता है, CO2 गैस का देखने में रिएक्शन मिलेगी। तो अब यहां पर देखें जरा, मैंने कहा कि अगर मैं CaCO3 यानी एक ऐसा लाइमस्टोन जिसमें CaCO3 की मात्रा बहुत ज्यादा है, अगर मैं उसका कैल्सिनेशन करता हूं, क्या करता हूं, कैल्सिनेशन, तब उस कंडीशन में एयर के प्रेजेंस में 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रखा तो पता चला क्या मिला, CaO प्लस CO2। अब ये जो लाइम हमको मिला है ये प्योर लाइम तो है, लेकिन इसके डिफरेंट टाइप के नेम हैं। जैसे इस लाइम को अगर हम बात करें, हमने एक ऐसा लाइमस्टोन जलाया जो कि प्योर था और भट्टी में हमने उसे जला दिया। भट्टी में जलाने के बाद तुरंत जो हमको लाइम मिलता है उसे हम कहते हैं क्विक लाइम, क्या कहते हैं, क्विक लाइम। तो भट्टी से तुरंत मिलने वाला लाइम क्या कहलाता है, क्विक लाइम कहलाता है। इसी लाइम को हम कहते हैं कॉस्टिक लाइम, क्या कहते हैं, कॉस्टिक लाइम कहते हैं। सही है। अगर यही लाइम हमारा भट्टी से लंप की फॉर्म में मिले, क्या मिले, लंप की फॉर्म में, तो मैंने यहां पर लिख दिया लंप की फॉर्म में अगर मिल रहा है, लंप की फॉर्म में अगर हमको लाइम मिला है तब उस कंडीशन हम कहेंगे क्या, उसको लंप लाइम। तो कुछ देर बाद इसको आप अब देखें, ये जो लाइम है हमारा ये कैसा है, बड़ा अनस्टेबल कैटेगरी का है। कैसा है, अनस्टेबल लाइम होता है बहुत। अनस्टेबल लाइम मतलब क्या है कि भट्टी से निकलने वाला जो लाइम है बहुत पाउडर की फॉर्म में होगा और बहुत मॉइस्चर से इसकी रिएक्शन की जो टेंडेंसी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। जब इसमें रिएक्शन के मॉइस्चर से रिएक्शन की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जला रहे हैं प्योर को, तो उसमें CaO की मात्रा ज्यादा ही मिलेगी क्योंकि कंटेंट ही CaCO3 ज्यादा है, इंप्योरिटीज बड़ी कम है। तो यहाँ हम ये बड़ा अनस्टेबल है तो क्या करेगा, ये मॉइस्चर से रिएक्ट करता है। तो हम इसी लाइम को आफ्टर मतलब कुछ समय बाद हम इसी लाइम को क्या कह देते हैं, इसी लाइम को हम फैट लाइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, फैट लाइम। इसी को हम रिच लाइम के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम व्हाइट लाइम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, व्हाइट, या इसी को हम प्योर लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर लाइम। ये सब इन्हीं के नाम है, लेकिन समय और सिचुएशन की अंतर है कि भट्टी से तुरंत मिलाए पाउडर फॉर्म में है तो क्विक, भट्टी से तुरंत मिलाए पाउडर फॉर्म में तो उसी कॉस्टिक भी कहते हैं। ये बड़ा अनस्टेबल है, मॉइस्चर से रिएक्शन करने की टेंडेंसी बड़ी हाई है। या फिर हम कहें लंप की फॉर्म में मिलता है तो लंप लाइम है, या फिर हम इसी को थोड़ी देर बाद ऐसे ही छोड़ दें तो हम इसी लाइम को हम कहने लगते हैं फैट रिच लाइम। तो आप ये कहेंगे मार्केट से क्या हम कभी क्विक लाइम ला पाएंगे, नहीं, क्योंकि क्विक लाइम एक सिचुएशन है जो भट्टी से तुरंत प्राप्त लाइम को इंडिकेट करता है। सही है। अब देखें यहां हमने प्योर लाइमस्टोन को जलाया तो हमको इतनी चीजें मिल गई। अब मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मुझे यहाँ
मुझे लेस एफर्वेसेंस मिला, तो इसका मतलब क्या है, CaCO3 कंटेंट की वैल्यू कम थी, इम्प्योरिटी की वैल्यू ज्यादा है। अब यहां मैंने इम्प्योर लाइम लिख दिया कि मैंने जो जलाया है वो कैसा है, इम्प्योर लाइमस्टोन जलाया है। अगर इम्प्योर लाइमस्टोन का उदाहरण हमसे पूछता है तो हम बताते हैं कंकर। क्या बताते हैं, कंकर लाइम जो है वो कैसा है, हमारा इम्प्योर लाइमस्टोन का एग्जाम्पल है। तो अगर हम कंकर लाइम को जला रहे हैं तब उस कंडीशन में हमारा जो कैल्सिनेशन के बाद, किसके बाद, कैल्सिनेशन के बाद जो मिलता है वो क्या मिलता है, हाइड्रोलिक लाइम। क्या मिलता है, हाइड्रोलिक लाइम। अब हाइड्रोलिक लाइम जो मिला है, अब इसके अंदर हमारी इम्प्योरिटीज होंगी। क्यों, क्योंकि हमने जलाई क्या है, इम्प्योर लाइमस्टोन जलाया है। या फिर हम इसके और उदाहरण की बात करें, जैसे हम अगर जिप्सम को जलाते हैं, किसको जलाते हैं, जिप्सम, ये भी एक प्योर लाइमस्टोन का ही फॉर्म है। तो अगर हम जिप्सम को जलाते हैं तो इसकी कंडीशन या तो एक तो होता है प्योर कैल्सिनेशन, मतलब कंप्लीट कैल्सिनेशन करना 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या मिलता है हमको, स्वीट लाइम मिलता है। क्या मिलता है, स्वीट लाइम। लेकिन अगर हम इसी जिप्सम का क्या कर दें, हम पार्शियल कैल्सिनेशन कर दें, क्या करें, पार्शियल कैल्सिनेशन कर दें, इसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा कम 175 से 200 तक, तो ये मिलता है हमको POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही है। इसी तरह से एक लाइम है जिसका नाम है डोलोमाइट लाइम। कौन सा है, डोलोमाइट लाइम। तो अगर डोलोमाइट लाइम स्टोन को अगर हम जलाते हैं तो उसको हमें मिलता है क्या, मैग्नीशिया। क्या मिलता है, कैल्सिनेशन के साथ हमको जो मिलेगा, क्या मिलेगा, मैग्नीशिया लाइम मिलता है। सही है ना, मैग्नीशिया लाइम। तो हमें यहाँ जो चर्चा विशेष करनी है, अब इसमें से दो टॉपिक पकड़ लेते हैं यहीं से, एक प्योर लाइमस्टोन और एक हाइड्रोलिक लाइमस्टोन, इन दोनों को ले आते हैं। तो चलते हैं अगली सीट पर, देखें। अब हम बात कर रहे हैं कि प्योर लाइमस्टोन को जलाया तो हमको मिला प्योर लाइम। क्या मिला, प्योर लाइम। तो यहाँ हम तुलना करते हैं प्योर लाइम, जैसे उसी का नाम और क्या क्या है, व्हाइट लाइम, और बोलो इसका नाम क्या था, रिच लाइम था, और क्या नाम था, फैट लाइम था, है ना, आदि इसका नाम है। और इसके बाद हम इसकी तुलना करेंगे किससे, हाइड्रोलिक लाइम से। किस लाइम से, हाइड्रोलिक लाइम। अब हम इसकी थोड़ी सी एक डीप स्टडी करके देखते हैं कि हमको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। एक चीज ये तय हो गई पहले कि हमने जिस स्टोन को जलाया था उसमें CaCO3 की वैल्यू ज्यादा थी। जब CaCO3 की वैल्यू ही ज्यादा है तो CaO की वैल्यू ऑटोमेटिक इसमें ज्यादा होगी, उसमें उल्टा होगा। तो मैं यहाँ कहूंगा ये ऐसा लाइमस्टोन है जिसमें CaO का जो कंटेंट है वो ग्रेटर देन कितना होता है, 95% के साथ। सही है। इम्प्योरिटीज की अगर हम बात करें, इसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्प्योरिटीज में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हमारा क्ले हो सकता है, जैसे हमारा सल्फर हो सकता है, जैसे हमारा सिलिका हो सकता है, जैसे हमारा सिलिका के साथ आयरन ऑक्साइड भी हो सकता है, आयरन ऑक्साइड। सही है, आयरन ऑक्साइड। या इसके साथ साथ हमारा कार्बोनियस मैटर भी हो सकते हैं, या इसके साथ साथ हमारा एल्कलीज भी हो सकती हैं, ETC। ये हमारी कुछ इंप्योरिटीज होती हैं। ये सारी इंप्योरिटीज मिलाकर लेस देन कितना होगा, हमारा 5% होगा। तो यहाँ CO की वैल्यू कितनी है, 95% से ज्यादा, और यहाँ इंप्योरिटीज कितनी है, लेस देन 5%। इसका जस्ट उल्ट यहाँ भी देखना है हमको। इसमें अगर हम बात करें प्योरिटी, देखो CaO क्या है, एक तरीके की प्योरिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें कितनी होती है हमारी, 70% से ज्यादा। लेकिन यही सारी इंप्योरिटीज अगर मैं बात करूं, यहीं पर कह रहा हूं कॉमनली, यहाँ ये सारी कॉमन यहाँ ले आए, कितनी होती है, लेस देन 30%। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंप्योरिटी है वो कौन सी होती है, यहाँ जो इंप्योरिटी है उन सब में जो सबसे महत्व है, जिस इंप्योरिटी को किसका है, क्ले इंप्योरिटी का। महत्व क्यों ज्यादा है वो अब यहाँ समझते हैं कि इन दो इंप्योरिटीज का क्या महत्व है। तो यहां पर मैं आपको पढ़ाया लाइम साइकिल क्या होता है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि प्रकृति में लाइम मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, इसके पीछे की वजह क्या है। या आपसे कहे कि भाई इसका ये जो लाइम है हमारा, हम ऐसा जानते हैं कि हाइड्रोलिक लाइम हमारा मेजनरी पर्पज से यूज होता है, या उसको स्ट्रेंथ पर्पज से यूज होता है, इसका मोटार बनाने में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका ऐसा नहीं कर सकते। क्या वजह है, देखें जरा। अब हमने कहा कि हमने जो लाइमस्टोन लिया था वो प्योर लाइमस्टोन था। सही है। इसका हमने कैल्सिनेशन कर दिया। क्या कर दिया, कैल्सिनेशन कर दिया। सही है। कैल्सिनेशन कैसे किया हमने, 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपको मेनली मिला क्या था, CaO।
ये जो CO मिला था कैसा था, प्योर लाइम था। कैसे नेचर का है, ये बड़ा अनस्टेबल नेचर का है। जब ये बड़ा अनस्टेबल नेचर का होता है तो ये क्या करती, कोशिश करता है कि कैसे भी इसको कहीं से मॉइस्चर मिल जाए। क्या मिल जाए, मॉइस्चर। और यहां इसने निकाला क्या है, CO2 इसने बाहर किया है, ठीक है। अब ये मॉइस्चर से क्रिया करके कोशिश करता रहता है, या तो ये धीरे धीरे हाइड्रेट होने की कोशिश करता रहता है, कहीं ना कहीं से मॉइस्चर। जैसे मान लीजिए एक क्विक लाइम को इस रूम में रख दीजिए, आप फैला दीजिए, तो इस रूम का जितना भी मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, ये ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्योंकि इसका नेचर ही है, अनस्टेबिलिटी है, अब उसको स्टेबल होना है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन करता ही रहेगा। तो ये इससे क्रिया करने के बाद बनाता है CaOH का होल ट्वाइस। अब ये हमारा आप कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा पानी मिल गया तो कह सकते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या कह सकते हैं, स्लैग्ड लाइम। और अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर मिल गया तो हाइड्रेटेड लाइम। यहीं पर देखें जरा, इसको मैं क्या कह सकता हूं, या कहूंगा स्लैग्ड लाइम। क्या कहूंगा, स्लैग्ड लाइम कहूंगा, या मैं इसको कहूंगा हाइड्रेटेड। क्या कहूंगा, हाइड्रेटेड। इन दोनों में क्या अंतर है, यहां हमारा अमाउंट ऑफ वाटर, क्या अमाउंट ऑफ वाटर कैसा होता है, सफिशियंट होता है। यहां अमाउंट ऑफ वाटर कैसा होता है, अमाउंट ऑफ वाटर कैसा होता है, बड़ा लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब कम पानी की मात्रा से, लेकिन ये दोनों ही केस में बनेगा यही। तो यहां हमारा अमाउंट ऑफ वाटर कैसा होगा, ज्यादा। जब ज्यादा हो जाएगा तो पूरी तरह से बुझ भी जाएगा, तो इसको हम कहेंगे स्लैक्ड लाइम। प्रोसेस होगा स्लैकिंग का, यहां होगा सिर्फ हाइड्रेशन का और बन जाएगा ये हाइड्रेटेड। लेकिन दोनों ही लाइम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट से कुछ दिनों बाद वापस से क्या करेंगे, CO2 को एब्जॉर्ब करते रहेंगे और पुनः ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CaCO3 में। जहां से चले थे वापस वहीं जाकर पहुंच गए। इसी पूरे सिस्टम को कहा जाता है लाइम साइकिल। यही रीजन है कि अगर एक चूना प्रकृति में खुला रख दिया जाए तो ऑटोमेटिक वापस जिससे हमने प्राप्त किया था उसी फॉर्म में बन जाएगा। सही है। अब यहीं पर ये समझना है कि ये जो हमने किया है इस तरीके से, लाइम पहले हार्ड ही था, हार्ड से कैल्सिनेट करके पाउडर बनाया था। क्या बनाया था, यहां हमने पाउडर बनाया था। सही है ना, पाउडर बनाया था, या हमें लंप मिला था। दोनों में से कोई एक ही चीज तो मिलेगी ना। पाउडर मिला तो क्या बोला, क्विक या कॉस्टिक। लंप मिला तो लंप लाइम। चलिए ठीक है, ये सब मिला हमको, तो उस कंडीशन हम ये देखें कि ये जो लाइम हमको मिला है बड़ा अनस्टेबल कैटेगरी का था, लेकिन वापस ने किया क्या, वापस CaCO3 में कन्वर्ट हो गया। हार्डनिंग तो हुई है, क्या हुई है, वापस हार्ड चीज हार्ड में ही कन्वर्ट हो गई। तो इस प्रकार की जो हार्डनिंग हुई है, यहां हमारा ये कैसा था, हार्ड नेचर का था, वापस से हार्ड नेचर में कन्वर्ट हो गया। इस तरह की हार्डनिंग को कहते हैं कार्बोनेट हार्डनिंग। क्या कहते हैं, कार्बोनेट हार्डनिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। सही है ना, कार्बोनेट हार्डनिंग। ये जो हार्डनिंग होती है बड़ी वीक नेचर की होती है। कैसी होती है, वीक नेचर की होती है। मतलब इसका हार्ड होने के बावजूद भी इसकी अगर हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो स्ट्रेंथ वैसी नहीं होगी जैसा कि हम इसका यूज कहीं चिनाई में मसाले की फॉर्म में कर पाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसी हार्डनिंग नहीं हो पाएगी इसकी। क्यों, क्योंकि ये वापस आप देखेंगे इसके अंदर कोई ज्यादा स्ट्रेंथ होगी नहीं, हैवी स्ट्रेंथ। अब इस लाइम की अगर बात करें, सेम यहां पर हमने अभी क्या चलाया था, पहले चलाया था प्योर लाइमस्टोन। ये कैसा था, जिसमें CaCO3 की वैल्यू ज्यादा है। अब मैंने क्या जलाया, CaCO3 की वैल्यू कम है। क्या मैं ऐसे बोल दूं कि मैंने जलाया क्या है, इम्प्योर लाइमस्टोन जलाया है। और इम्प्योर लाइमस्टोन में उदाहरण के तौर पर मैंने क्या लिया, कंकर। क्या लिया, कंकर। तो मैंने इसका भी क्या किया, कैल्सिनेशन किया। क्या किया, इसका कैल्सिनेशन। तो 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड कैल्सिनेशन किया, मुझे मिला क्या यहां से, हाइड्रोलिक लाइम। क्या मिला, हाइड्रोलिक लाइम। लेकिन इस लाइम में एक चीज थी कि इंप्योरिटी साथ के साथ थी। क्या थी, इंप्योरिटी साथ में है। तो मैं यहां ये कह सकता हूं इस लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड एंड क्या है, हमारी इंप्योरिटीज हैं। और इसमें इंप्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, क्ले है। क्या है, क्ले। ये जो क्ले है ना, अब ये क्या करेंगे, आपस में दोनों अगर ये ऐसे रखें तो आपस में दोनों ही रिएक्ट करते हैं। अब सिर्फ क्ले ही नहीं होता है, जैसे क्ले है, सिलिका भी है। क्या है, सिलिका भी है, सल्फर भी है। सारी इंप्योरिटी यही वाली यहां भी है। जब ये सारी इंप्योरिटीज होती हैं तो होता क्या है, जब ये पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, किससे, H2O से। जैसे देखें यहां हमने रिएक्शन कराई है, सेम यहां भी हम कराएंगे। तो क्या होगा, ये जो कैल्शियम है ये क्ले और सिलिका, क्ले और सिलिका के साथ रिएक्शन करेगा। किससे, क्ले और सिलिका के साथ। तो कैल्शियम क्ले मतलब एल्यूमिना, कैल्शियम एल्यूमिना से क्रिया करके कैल्शियम एल्यूमिनेट नाम के कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा,
कैल्शियम एल्यूमिनेट की कंपाउंड, तो मैं यहां लिखूं क्या बनाने वाला है, देखें कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट के क्या बनाएगा, ये कंपाउंड बनाएगा, सही है ना। दूसरा और क्या क्रिया करेगा, CaO सिलिका से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट नाम के कंपाउंड बनाएगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम सिलिकेट कंपाउंड। आप देखिए, आप इसका थोड़ा सा आइडिया ऐसे ले लीजिए, जो हमारी सीमेंट बनती है, जो क्लिंकर होता है उसमें बॉक कंपाउंड होता है, क्या होता है, बॉक कंपाउंड। बॉक कंपाउंड के नाम जरा लो तो, C3A, C3S, C2S, C4AF, ये क्या है, हमारे बॉक कंपाउंड्स है ना। ध्यान रहे, ये बॉक कंपाउंड यहां तो नहीं बन रहे हैं क्योंकि ये वो सीमेंट बनेगा, लेकिन ये है किस चीज कंपाउंड, वो देखो कैल्शियम एल्यूमिनेट का कंपाउंड है, कैल्शियम सिलिकेट का कंपाउंड है, कैल्शियम सिलिकेट का है, कोई डाई है कोई ट्राई है, लेकिन है ये उसी के कंपाउंड। तो हम ये नहीं कहते हैं क्या कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्विक सेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, हम ये कहते हैं ना कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हमारा स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब यहां से हम इतना तो आइडिया लगा ही सकते हैं कि जो कैल्शियम एल्यूमिनेट के कंपाउंड है और कैल्शियम सिलिकेट के जो कंपाउंड है, ये हार्ड भी होते हैं और ये सेट भी होते हैं और स्ट्रेंथ भी देते हैं। तो मैं कुल मिलाकर इस नतीजे पर पहुंच गया कि यहाँ ये रिएक्शन तो नहीं हो गई, लेकिन अगर हाइड्रोलिक लाइम में पानी के साथ रिएक्शन करने पर ऐसा कुछ हो रहा है, कैल्शियम एल्यूमिनेट कंपाउंड बन रहे हैं, कैल्शियम सिलिकेट कंपाउंड बन रहे हैं, तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि उस कंडीशन में यहाँ जो हमको प्रोडक्ट मिलने वाला है उसके अंदर क्या मिलेगी, हमको स्ट्रेंथ भी मिलेगी और वो सेट भी होगा, यानी सेटिंग एंड हार्डनिंग दोनों ही प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलेंगी। तो ये जो है ये हाइड्रोलिक लाइम का सिचुएशन है। तो इसी गुण को यानी कि पानी के साथ क्रिया करके सेटिंग और हार्डनिंग होने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी को कहा जाता है हाइड्रोलोसिटी। क्या कहते हैं, हाइड्रोलोसिटी। और ये मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए, क्ले जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है, क्ले। तो मैं ये कहूंगा कि हाइड्रोलोसिटी के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है वो कौन सा है, क्ले है। तो देखें हाइड्रोलिक लाइम की कहानी हमारी ऐसी बनती है। तो इस प्रकार की हार्डनिंग को हम कहते हैं सिलिकेट हार्डनिंग। क्या कहते हैं, सिलिकेट हार्डनिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से स्ट्रेंथ की पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी हार्डनिंग बेटर है, तो क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे हम कहेंगे ये हमारी कौन सी हार्डनिंग बेटर है, सिलिकेट हार्डनिंग। कौन सी कमजोर है, कार्बोनेट हार्डनिंग, क्योंकि कमजोर इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है नहीं। उसका कारण क्या है, क्योंकि हाइड्रोलोसिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे पानी के साथ रिएक्शन करके वो सेटिंग और हार्डनिंग प्रॉपर्टी देता है। और सेटिंग और हार्डनिंग प्रॉपर्टी कुछ मात्रा की सिलिकेट, कुछ मात्रा के सिलिका और कुछ मात्रा का क्ले या सल्फर भी होता है, मैग्नीशिया भी होता है। ये सारी इंप्योरिटीज इसके अंदर हाइड्रोलोसिटी के लिए काम करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। अभी हम इंप्योरिटीज पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब बात करेंगे कौन सी इंप्योरिटीज क्या करती है। तो हम ओवरऑल ये समझ में आया है हमारे कि जिस लाइम में CO की वैल्यू ज्यादा है, इंप्योरिटीज की वैल्यू कम है, उसमें हाइड्रोलोसिटी प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो वहां हार्डनिंग तो होगी, लेकिन हार्डनिंग कार्बोनेट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से होगी। इस लाइम को हार्ड होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हार्डनिंग के लिए क्या बनना जरूरी होता है, क्या बनते हैं, कैल्शियम सिलिकेट के कंपाउंड और कैल्शियम एल्यूमिनेट के कंपाउंड। यही रीजन है कि ये जो मोटार है, ये जो हाइड्रोलिक लाइम है, ये हमारा मोटार के लिए, किसके लिए, मोटार के लिए, जहां हमें स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट हो, क्या हो, स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट हो, वहां हम इसको यूज करते हैं। और यही वो लाइम है जिसमें हाइड्रोलोसिटी अच्छी हमको प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। क्लियर होगी बात। ये हुए कुछ मुद्दे कि क्या क्या होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पर, आगे फिर डिस्कस करते हैं इन दोनों के ही बारे में। जैसा कि मैंने बताया यहाँ CaO ज्यादा है, सही है, इसकी तुलना में यहाँ CaO कम है। यहाँ कितना है, 95% से ज्यादा। और वहां कितना है बोलो, यहाँ कितना है, CaO 70% से ज्यादा। तो ओवरऑल ज्यादा किसमें है, इसमें है। देखिए जितना ज्यादा Ca होगा, इसकी जो इसका जो क्या कहते हैं, रिएक्शन की जो रेट होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो पानी से जो रिएक्ट करता है ना, बड़ा तेजी के साथ करता है। तो मैं यहाँ ये कह दूं, इसका जो स्लैकिंग टाइम है, क्या है, स्लैकिंग रेट। स्लैकिंग रेट का मतलब होता है पानी से रिएक्शन करके बुझने की दर, वो कैसी होगी, ज्यादा, सही है।
अब एक होता है स्लैकिंग रेट, एक होता है सेटिंग रेट। क्या होगा? सेटिंग रेट। तो सेटिंग रेट है ये डिपेंड करता है इम्प्योरिटीज पर। किस पर डिपेंड करता है? इम्प्योरिटीज पर। क्योंकि जब तक सेटिंग तब तक नहीं होगी जब तक क्ले यानी एल्यूमिना ना हो या सिलिका ना हो। तो सेटिंग हार्डनिंग के लिए वही दोनों जिम्मेदार हैं मुख्य रूप से। मेनली क्ले ही रेस्पॉन्सिबल है। अब वो इसके पास कैसा है? कम है। तो जब वो कम है तो सेटिंग रेट क्या कर देगा? डाउन कर देगा। तो हम कहेंगे इसका स्लैकिंग रेट ज्यादा है और स्लैकिंग रेट ज्यादा होने की वजह से इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा होता है। क्या होता है? हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा। अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा है तो स्लैकिंग में जब हम इसको बुझाते हैं, आप देखते हैं जब हम कभी हमने देखा होगा अपने घरों में, जब भी कभी दीपावली वगैरह पर हम चूना पुताई करवाते हैं घर में, तो बाजार से चूने की बोरी ले आते हैं। फिर हम उनको एक बड़े से बर्तन में या किसी नाद में चूना डालकर पानी भर देते हैं। अब पानी जब भरते हैं तो आप देखते हैं इसमें इतनी ज्यादा हीट इवेल्युएट होती है, बहुत ज्यादा, कि अगर हम उंगली में डालकर देखें तो वो जल जाती है, इतना हाई टेम्परेचर होता है उसमें। तो उसी प्रोसेस में जिसे हम क्या करें उसको स्लैकिंग कहते हैं। तो क्योंकि इसमें स्लैकिंग रेट बहुत हाई है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत हाई होगा। अब यहां देखें दो चीजें हैं कि हीट ऑफ हाइड्रेशन को इतना ही प्रोड्यूस होने दिया जाए तो इसको स्लैकिंग में कितने पानी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ दो तरीके से बात करते हैं। एक तो सैद्धांतिक रूप से बात करें, किस पर? सैद्धांतिक रूप से, यानी थ्योरेटिकली बात करें तो सैद्धांतिक रूप से इसको हाइड्रेट करने के लिए, इसको सिलेक्ट करने के लिए केवल हमको 32% वाटर की आवश्यकता होती है। इसका मतलब समझिए कि अगर हीट प्रोड्यूस ना होती तो मुझे केवल 32% पानी के साथ में इसको बुझा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हीट इवेल्युएशन हम नहीं रोक पाएंगे। जब हीट इवेल्युएशन नहीं रोकते हैं तब उस कंडीशन में एक्चुअल में वास्तविक रूप में हमारा जो पानी लगता है, वास्तविक रूप में हमारा जो पानी लगता है वो इसके वॉल्यूम का लगभग 2 से 2.5 गुना पानी हमारा इसको बुझाने के लिए लगता है। जब ये इस जो लाइम है इसका नेचर होता है स्लैकिंग के दौरान वॉल्यूम को इंक्रीज करने का। जब ये वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो अगर स्लैकिंग के बाद है ना, तो हम यहां लिखें आफ्टर स्लैकिंग। क्या लिखें? आफ्टर स्लैकिंग इसका जो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो कितना होता है? कौन बताएंगे? 2.5 से 3 गुना इसका वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। सही है। अब ये इसकी बात करते हैं। देखें जैसे अब यहां बस सारे इसके काउंटर इधर देते जाओ। यहां सीओ क्या है? कम है। तो सेटिंग स्लैकिंग प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी इसकी? स्लैकिंग रेट कैसा हो जाएगा इसका? डाउन। जब स्लैकिंग रेट डाउन है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या हो जाएगा? हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कैसा हो जाएगा? ये डाउन हो जाएगा। लेकिन इसकी जो सेटिंग प्रॉपर्टी, अब क्योंकि अगर इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगी तो सेटिंग प्रॉपर्टी क्या हो इसकी? ज्यादा। तो इसकी सेटिंग रेट है वो कैसी है? ज्यादा है। जब सेटिंग रेट ज्यादा है तो स्ट्रेंथ भी आती है, तो हम यहीं पर कहते हैं इसलिए मोटर में यूज करते हैं। लेकिन इसका स्लैकिंग होती है तो हमारा इसका जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, कितना होता है वॉल्यूम इंक्रीज? वो हमारा लगा होता है कितना? 50% हमारा इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। सही है। इसके अगर हम यूजेस की बात करें, इसका यूज कहां करते हैं, तो हम इसको मोटार के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? मोटार मेकिंग के लिए, या अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। किसके लिए? अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। आप कहें सर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन क्यों? क्योंकि पानी से रिएक्शन जब ये करेगा तो ये सेट और हार्ड होता है, और इसको हार्ड होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि इन्वायरमेंट में है, पानी के अंदर तो नहीं होगा। तो उस कंडीशन में कहेंगे अंडर वाटर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो या मैं यूं कहता हूं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर अगर हमको बनाने हैं, कौन से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर अगर हमको बनाने हैं तब उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। लेकिन इसको कहां यूज करेंगे बताइए जरा? इसके बहुत सारे यूज हैं। ऐसा देखो, जैसे इसको हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज करते हैं, कीटाणु नाशक के रूप में। आप देखते हैं कूड़ेदान हटाते हैं तो चूना डाल देते हैं। कई बार इसको हम हीट इवेल्यूट होती है उसको रोकने के लिए, जहां जहां गैप्स होते हैं उनको भरने के लिए, आप देखते हैं रोड पर चूना डाला जाता है। तो डाला था ना, जैसे बिटुमेन की रोड बनी उसके बाद चूना डाल देते हैं ताकि जो टेम्परेचर है उसका अंदर मेंटेन रहे। या हम इसका यूज प्लास्टर में कर देते हैं। कहाँ यूज करते हैं? प्लास्टर में यूज करते हैं। या इसका यूज हम डेकोरेटिव पर्पज में करते हैं। किसके लिए? डेकोरेटिव पर्पज में, है ना। कोई नेता वगैरह आ रहे हैं तो रास्ता वास्ता बताने के लिए, शादी ब्याह में, तमाम प्रकार जगह यूज है ना। मेनली क्या है इसका? प्लास्टर में और डेकोरेटिव पर्पज के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। अगर पूछे इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी तो इसकी ग्रेविटी 3.4 होती है। इसकी वेरी होती रहती है क्योंकि डिपेंड करता है इम्प्योरिटीज पर। ठीक है ना। तो ये कुछ डेटा मैंने बताया आपको जो कि दोनों लाइम के लिए जुड़ा हुआ था। अब एक थर्ड टाइप का और लाइम है जिसे हम कहते हैं पुअर लाइम। क्या कहते हैं? पुअर लाइम। यहीं पर बात उसकी कर लेते हैं।
पुअर लाइम जो है इसको कहा जाता है लीन लाइम। क्या कहते हैं? लीन लाइम। इस लाइम में हमारी जो CaO की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन कितनी होती है? 70%। तो इम्प्योरिटीज कितनी हो गई? नहीं, हाँ, तो इसमें हमारी जो CaO की जो वैल्यू है वो कैसी होती है? लेस देन 70%। तो इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगे हमारी? इम्प्योरिटीज की अगर बात करें तो ग्रेटर देन 30%। ठीक है, अगर लगातार इम्प्योरिटीज को बढ़ाते चले जाएंगे ना तो भी ये रिएक्शन हमारी ठीक से नहीं हो पाएंगी। तो हम ये कहते हैं इसके अंदर इसका तो स्लैकिंग रेट भी कम है। क्या है? स्लैकिंग रेट भी कम हो जाता है और इसका सेटिंग रेट भी कम हो जाता है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं लीन या पुअर लाइम। ये कभी रफ स्ट्रक्चर्स वगैरह के लिए हम यूज कर लेते हैं, अदरवाइज इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है ना। अब यहां पर एक लाइम को फिर देख लेते हैं, कौन सा चल रहा था ये वाला? हाइड्रोलिक लाइम। अब हाइड्रोलिक लाइम को इम्प्योरिटीज के आधार पर क्लासिफाई कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखें, अब हमने एक लाइम को लिया यूज में, हाइड्रोलिक लाइम। सबसे इंपॉर्टेंट लाइम यही है। हाइड्रोलिक लाइम हम इम्प्योरिटीज के आधार पर अगर बात करें तो इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया है। सबसे पहला कौन सा है? एमिनेंटली। कौन सा है? एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। सही है। एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम जो है, इसके बाद कौन सा है बोलो? फीवली। कौन सा है? फीवली हाइड्रोलिक। सही, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। मॉडरेट। कौन सा है? मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम। सही है, मॉडरेट हाइड्रोलिक। नेक्स्ट कौन सा है बोलो? फीवली। थर्ड हमारा कौन सा है? फीवली हाइड्रोलिक लाइम। तो फीवली हाइड्रोलिक लाइम की अगर हम बात करें तो इस लाइम में हमारी जो इम्प्योरिटीज की वैल्यू होती है, क्या इम्प्योरिटीज कितनी होती है? 5 से 10% तक। सही है।